से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? डाइजेस्ट होने के बाद वो जो सीधे जो लाइट वेट का हो जाएगा, गैस निकल गया तो बायोगैस हम यूज कर लेंगे फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव मटेरियल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव मटेरियल, सो दैट विल बी टेकन एंड यूज एज ए मैन्योर और नॉट। यस सर, समय मैन्योर यूज कर लेंगे और फिर उसको हम उस वाटर को क्लोरीन से ट्रीट करके एंड वी विल सेंड देम इनटू वाटर, रिवर, इनटू द रिवर और नॉट। तो उसके बाद उसको रिवर में ट्रांसफर कर सकते हैं, सो देखो ट्रांसफर कर सकते हैं, रिवर में ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे वाटर पोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, या हम पानी को भी क्या जरूरत है, क्लोरीन से ट्रीट करते हैं, उसको रिसाइकिल करके हम सिटी में भेज सकते हैं। ठीक है, और जो मैन्योर था वो मैन्योर जो था उसको हम फर्टिलाइजर की तरह फॉर्म में फार्मर्स को दे सकते हैं, वो वहां पर उससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जहां एक तरफ पॉल्यूशन हो रहा था हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, उसमें क्या हुआ, उसमें एक यूजफुल प्रोडक्ट भी मिला और कोई पॉल्यूशन भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए या लगाने चाहिए? अब इन चीजों को देखते हुए ना केवल ये बात समझो, जो कॉन्टेमिनेटेड सीवेज होगा उससे बहुत सारे वाटर कंटेमिनेटेड होता है और कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत सारे रोग होते हैं, तो वो सारे रोग भी आपके नहीं होंगे क्योंकि वाटर में ऐड ही नहीं हुआ तो पॉल्यूट नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट में बायोगैस और मैन्योर भी मिल गया, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत मतलब यूजफुल है। तो इसीलिए जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट है, उन्होंने एक प्लान एग्जीक्यूट किया है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो इस पर्टिकुलर में क्या होता है, देयर आर मेजर रिवर्स व्हिच आर पॉल्यूटेड इन इंडिया, सो दे हैव प्लान्ड टू treat the sewage which are added into it, because of which the water of Ganga and Yamuna is polluted or not. तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें गंगा और यमुना में जो सिटीज के सीवेज ऐड होते हैं उनकी जगह पे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर इम्प्लीमेंट लगाते हैं, जिससे कि सीवेज को डायरेक्टली वाटर बॉडी में ऐड होने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डिफरेंट तरह के प्लान्स भी गवर्नमेंट लाती है, नहीं लाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है एंड बायोगैस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो a large amount of these four gases are present and the combination is called as biogas। तो नॉर्मली जब एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एनारोबिक बैक्टीरिया में जो हम वहां पे ऐड करते हैं वो मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, तो वो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। तो जब डिकम्पोज होगा तो लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ कॉमन बैक्टीरिया हम जो यूज करते हैं, अब जो मैथेनो बैक्टीरिया होता है वो सीवेज को जब ब्रेक करता है तो वो लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। तो इससे क्या होगा, जो फ्यूल बनेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी या लो होगी, एंड व्हिच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द गुड फ्यूल और नॉट। गुड फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं they can also break down easily the cellulose। ठीक है, तो सेल जो एनिमल सेल होते हैं, सॉरी प्लांट जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं, तो प्लांट के जो ऊपर में सेलुलोज होता है वो सेलुलोज का होता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। तो उसको भी ये मैथेनोजन बैक्टीरिया बड़े आराम से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं नहीं। ठीक है, तो इस कारण से जो गैस रिलीज होता है उसे हम गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं, एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर अस और नॉट। और इसमें लोग बायोगैस प्लांट बनाते कैसे हैं ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, कैसे ये वर्क करता है समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, गाँव में सिंपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक इनलेट टैंक बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक डाइजेस्टर टैंक बनाया जाएगा और इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें दो चैप्टर बना दिया हमने, इसका एक बाउंड से स्ट्रक्चर बना दिया।
ठीक है, और यहाँ से गैस को निकलने के लिए मैंने एक बॉल दे दिया और यहाँ पाइप से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने मैन्योर को इकट्ठा करने के लिए आउटलेट वाल्व लगा दिया, आउटलेट वाल्व लगा दिया। ये इनलेट वाल्व हो गया, इनलेट वाल्व, और ये आउटलेट वाल्व। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम स्लज ऐड करते हैं। स्लज क्या होता है, जो काउ डंग होता है, जो डंग है एनिमल डंग, प्लस जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। यदि यही चीज मान लीजिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे उसको क्रशिंग करते हैं और वहां पे सीवेज लेवल लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल वेस्ट और यहाँ पर हम काउ डंग ले लेते हैं। यू आर ट्रीटिंग द गोबर गैस प्लांट। अब इसको पानी में मिक्स कर दिया और उसको क्रश कर दिया, और उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर ऐड आएगा। अब यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉल अमाउंट में एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर दीजिए। तो ये जो स्लज आ रहा है इट विल बी कंटेनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और नॉट। अब ये ऑक्सीजन यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन खूब है, तो ये तेजी से ग्रो करेंगे, तो ये डाइजेस्ट जब करेंगे गोबर को, काउ डंग और एग्रीकल्चर वेस्ट को, तो वो लाइट होगा या हैवी होगा? लाइट होगा। तो जो डिकम्पोज होगा वो ऊपर जाएगा, जो डिकम्पोज नहीं वो नीचे रहेगा, और ज्यादा डिकम्पोज होगा तो जैसे इधर रहेगा। अब यहाँ पे जो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है, तो इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन पूरी खत्म हो चुका है। अब जब वो इधर आएगा तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहा तो ये तेजी से ग्रो करेगा, ये डिकम्पोज करेगा। और इसमें भी कौन सा बैक्टीरिया होता है, मेथेनोजन, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 एंड H2O, जिससे बायोगैस और गोबर गैस करते हैं। और ये यहाँ पे प्रेशर बनेगा, तो यदि हम देखें प्रेशर ज्यादा हो गया फिर हम वाल्व खोल देंगे तो ये बायोगैस हमारे पास पहुंच जाएगा या नहीं, या उसको सिलेंडर में या कहीं स्टोर कर सकते हैं। अब जब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा तो ये सबसे लाइट सबसे ऊपर में रहेगा, तो ये यहाँ से आउटलेट वाल्व में आ जाएगा, और आउटलेट वाल्व में जो आ रहा है वो मैन्योर है, कुछ और है, मैन्योर है। तो इसको हम एज ए मैन्योर एग्रीकल्चर वेस्ट भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बायोगैस और गोबर गैस प्लांट। अब देखो एक बात समझो, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैसे हम बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वी यूज वेरियस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। अब जैसे मान लीजिए आपको मालूम होगा कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या अनवांटेड एनिमल्स होते हैं, सो दे कम इनटू आवर क्रॉप और स्टार्ट करेंगे विद आवर क्रॉप और नॉट। अब इसमें एक होता है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो दो चीजें हैं, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ये दो फ्लाई ऐसे हैं which are basically responsible for attacking the aphids and termites और mosquitoes। एफिड्स और टर्माइट्स होते हैं वो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि हम उन जगहों पे ये लेडी बर्ड फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाई को छोड़ दें, तो ये ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड जो है ये सारे के सारे एफिड्स को खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? ये सारे के सारे एफिड्स को खा जाएंगे, साथ में जो मॉस्किटोज होंगे उनको भी खा जाएंगे। तो इस तरीके से वी हैव कंट्रोल्ड द मॉस्किटो एंड एफिड्स और नॉट। तो एफिड्स और मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ये याद रखना। इसके अलावा एक जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं, तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं वो वोरेसियस ईटर होते हैं, वो खूब सारा पौधे का पत्ते खा जाते हैं। तो उनको फीड करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन से बनाते हैं। आपको मालूम है कि बीटी कॉटन एक ऐसा इंटॉक्सिक प्रोटीन होता है, जब वो प्लांट मीडियम में आता है तो टॉक्सिक आता है, और जब वो टॉक्सिक हो जाएगा तो इट विल बी किलिंग द कैटरपिलर्स ऑफ द बटरफ्लाई और नॉट, जिससे कि हम अपने पौधों को बचा सकते हैं या नहीं।
यस सर। इसके अलावा तो बीटी कॉटन कैसे वर्क करता है आपको क्लियर है? बता रहे सर आपने। इसके अलावा एक बैकेलो वायरस होता है। कौन सा वायरस? बैकेलो वायरस। तो बैकेलो वायरस एक ऐसा वायरस है which is mainly responsible for attacking insects and arthropods। तो नॉर्मली क्या है, जहां पर इंसेक्ट्स का अटैक हो उन जगहों पे यदि हम बैकेलो वायरस डाल दे तो ये जो बैकेलो वायरस होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सारे के सारे जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उन सभी को ये मार देगा कि नहीं मार देगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पौधे हैं वो बच जाएंगे कि नहीं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल और नॉट। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो हम एक वायरस और यूज करते हैं दैट इज न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस। उसको भी हम यूज करते हैं क्योंकि वो भी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और जिस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं वो उसी चीज को किल करता है। तो जो बैकेलो वायरस है और जो दूसरा बैक्टीरिया का नाम बताया आपको, वो दोनों जो बैक्टीरिया हैं न्यूक्लियोपोली हाइड्रो बैक्टीरिया जो है, ये न्यूक्लियोपोली हाइड्रो वायरस जो है, ये दोनों हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं। अब इनमें होता क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इससे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा और जो डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है दे विल बी किल्ड। सबसे खास बात इन वायरसेस की ये होती है कि ये स्पेसिफिक होते हैं स्पीसीज के। तो एक पर्टिकुलर तरह के प्लांट को ही अटैक करेंगे और किसी पर्टिकुलर प्लांट या इंसेक्ट को ही अटैक नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारे लिए बायो कंट्रोल में यूज होंगे या नहीं? यस सर। मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हम एक फिश होता है गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश का जो फूड होता है वो लार्वा ऑफ मॉस्किटो होता है, तो उसको भी यूज करेंगे या नहीं? सो दैट विल बी आल्सो कमिंग अंडर द बायोलॉजिकल कंट्रोल और नॉट। सो दीज आर द सर्टेन ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल और नॉट। तो इनको हम बायो कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, ठीक है। तो वो रूट्स ऑफ द प्लांट्स में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल और नॉट। और जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ गया तो वो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, एजोस्पिरिलियम, एजेटोबैक्टर, they are free living bacteria. They are present into the environment and the soil and they fixes the nitrogen into the soil, which is very important component for the growth or proper growth of the plant or not. तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। एक आएगा आपको माइकोराइजा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। माइकोराइजा क्या होता है ये समझिए। They are basically association of roots of the higher plant, roots of higher plant with the fungus. Roots of the higher plant is associated with the fungus, जिसमें fungus जो होता है that added phosphorus into the plant, which is a macronutrient for the plant. तो इससे प्लांट को बेनिफिट हो रहा है या नहीं? yes, और इसके बदले में प्लांट जो है बना बनाया फूड फंगस को देता है। तो दिस इज बेसिकली ए सिम्बायोटिक, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं और म्यूचुअल, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइकोराइजा। जिसमें माइकोराइजा जो है, जिसमें फंगस जो है वो प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में प्लांट जो है उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है या नहीं? yes, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसके अलावा एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिफिटोबैक्टीरिया, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी कंसीडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स और नॉट? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इन कंपोनेंट, इनके नाम आपको याद रखना है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से हैं और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से हैं, एसोसिएटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, कौन बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ठीक है। यस सर।
तो नाम पूछे जाएंगे, इसमें मेनली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग में केवल सीरीज ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको शॉर्ट में ही मेनली इसको देखना है। ठीक है? यस सर।